गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 जून है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से संबंधित प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। साथ ही निबंध के कुछ टॉपिक को भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस किस पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण में है कि कारोबार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग के राह के अड़चनें जल्द दूर करेंगे भारत व अमेरिका। तो यह किस प्रकार से हमें बहुआयामी लाभ देगा, इसके संदर्भ को हम देखेंगे। सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का ये रहा है इतिहास। इसके लिए एक डाटा फैक्ट आया है, तो उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। भारतीय बैंकिंग सेवा में सरकारी जो बैंकों का दबदबा लगातार कायम है, एक रिपोर्ट में आई है चर्चा, तो उसको हम लोग देखेंगे। इससे क्या लाभ या क्या हानियां होती है, दोनों पक्षों को साथ में देखते चलेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बात हो रही है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में चीन ने अमेरिका को 15 वर्ष पीछे छोड़ा। तो इसके आयाम क्या निकल के उभर कर सामने आ रहे, साथ में भारत के ऊर्जा लक्ष्य क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान और भविष्य क्या है, इसके डाटा फैक्ट को चेक करेंगे। साथ ही भारत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और विदेशी निवेश किस रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो इसके संदर्भ को देखेंगे। साथ ही भारत में विदेशी निवेश की तकनीक को समझने का प्रयास करेंगे। अगले टॉपिक में देखेंगे परमाणु हथियारों के मामले में भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा है, अर्थात पीछे छोड़ा है। एक स्वीडिश थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। तो महत्वपूर्ण रूप से 3 रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे पर्यावरण बचाने के लिए सख्त नियमों की है दरकार। तो वर्तमान समय और भविष्य के ध्यान में रखते हुए हम किन नियमों को प्रतिबद्ध कर सकते हैं, किन नियमों को नज़ीर पेश कर सकते हैं, इन सारे नियमों की हम चर्चा करेंगे। आज के संपादकीय में देखेंगे भारत भी बदले अपनी तिब्बत नीति। तो तिब्बत नीति किस रूप से प्रभावित हो रही, वैश्विक रूप से भारतीय सीमा क्षेत्र के तौर पर भारत की कूटनीतिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके लिए एक लेख आया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लेख में ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती का प्रयास, तो इसके संदर्भ को हम समझेंगे। कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों टॉपिक हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखिए, इसमें ऐसे का कुछ टॉपिक भी आपसे कवर होगा, कुछ पॉइंट हैं जहां से हम आपको टचअप करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। युक्ति है, इसको इस बार कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलता है, लिंक मिलता है, जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.iktih.in। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिए क्या है कि भारत लगातार कुछ दौर से अमेरिका के करीब आ रहा है, जो बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इसे देखते हैं। तो भारत के रक्षा समझौते आपको बदलते हुए दिख रहे होंगे, आपको कूटनीतिक संबंधें बदलती हुई दिख रही होगी। साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता बदलती हुई दिख रही है। एक दूसरे के प्रति हम ज़्यादा करीब होते हैं। क्या ओबामा का कार्यकाल रहा हो, इससे पहले आपको बाइडेन का काल रहा, अभी बाइडेन का काल रहा, तो आप देखते हैं विगत जो 2 दशक है वो इसमें बदलाव जरूर दिख रहे हैं। पहले भी हमारे रिश्ते रहे हैं, उतार चढ़ाव के दौर से रहे हैं, पर 2 दशक का जो हम बात कर रहे हैं उसमें बदलते हुए रिश्ते हमारे दिख रहे हैं। जहां हम अमेरिका के करीब हो रहे हैं, हम इन सभी क्षेत्रों में कारोबार, अर्थात जिस प्रकार प्रौद्योगिकी का हम बात करते हैं, अंतरिक्ष का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री की जो तीसरा कार्यकाल है, भारत अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ है। अब इस क्रम में क्या हुआ है कि फैसला हुआ है कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो भी अड़चनें उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यह नई दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो जैक सुल्लिवान, तो आपको पीटी फैक्ट याद रखना है कि कौन सुरक्षा सलाहकार है। जैसे भारत में अजीत डोभाल है, वैसे ही अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार कौन है, जैक सुल्लिवान। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों की बैठकें हुई थी अध्यक्षता में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर गठित समिति पे एक बैठक हुई थी। किस पर बैठक हुई थी, आप लोगों को याद रखना है कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर एक समिति बैठक हुई थी, जिस पर दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार सामने आए थे। अब परिचर्चा हुई थी। अब इस समझौते का इस समिति के गठन कब हुआ था, वर्ष 2022 में। तो इस समिति जो है, आपको समिति की गठन कब किया गया, 2022 में। तो अर्थात यह कौन सा बैठक हुआ होगा, यह
आपको 2023 में एक बैठक हुआ, 24 में बैठक हुआ, अर्थात यह तीसरा बैठक था। आपको यहाँ से पीटी फैक्ट में भी आपको जानकारी रखनी होगी। अब ध्यान रखिएगा, सॉरी तीसरी नहीं दूसरी बैठक होगी, क्योंकि एक बैठक 2023 की नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो यहाँ पर ध्यान रखना यह दूसरी बैठक थी। पर रक्षा को लेकर, संचार क्षेत्र में अंतरिक्ष को लेकर क्या हुआ कि हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर वर्तमान में कैसे जो प्रौद्योगिकी को डेवलप कर रहा है उसकी चर्चा की गई थी। और सेमीकंडक्टर क्या होता है इस पर मैंने न्यूज़ आप लोग को एनालिसिस कराया था। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेमीकंडक्टर पर आपको 3 लेख मैंने आपको विस्तृत रूप से चर्चा किया था, संपादकीय चर्चा किया था। तो अगर पुराने स्टूडेंट हैं आप लोग को याद हो तो सेमीकंडक्टर AI के संदर्भ में जो न्यूज़ एनालिसिस किया उसमें बताइएगा सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है। दूसरा बताइएगा इसके लिए भारत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, भारत में प्रयास क्या किए गए हैं। हाल ही में कुछ सेटअप लगाया गया, अर्थात है ना सेटअप लगाया गया है सेमीकंडक्टर के लिए। किस देश के साथ समझौते किए गए हैं हाल ही में, ज़्यादा दिन का नहीं, ये नवंबर से लेकर जनवरी तक के न्यूज़ में यह शामिल था। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सब चीज़ें हुई, 5G 6G पर चर्चा की जा रही है। तो इससे हम बेहतर तकनीक को डेवलप करें, युद्ध टैंकर लेने की बात करें, उस पर नवाचार की बात हो रही है, घोषणा की गई, समीक्षा की गई, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब है कि भारत और अमेरिका विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश है, बड़े लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। जब तक अमेरिका में, याद रखिएगा, अमेरिका में जब तक ओसामा का आतंकवादी हमला नहीं हुआ था ना, तब तक अमेरिका भारत को क्या करता था, दूसरे पिछड़े हुए देशों के तौर पर देखता था, पिछड़े हुए देशों पर देखता था, विकासशील देशों के तौर पर देखता था। और इसकी नीति दूसरी यूरोपियन कंट्रियों के साथ वैश्विक समझौतों के लेकर होती थी। पर जब से ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमला किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हुई, आतंकवाद के मुद्दे पर जब भारत सामने आया, एक दूसरे के साथ वो आया, उसके बाद वैश्विक मंच साझा करने लगा, तो परस्पर एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध विकसित हुए हैं। हालांकि इसके पीछे पहले भी बहुत से संबंध स्थापित किए गए, पर मैंने शुरुआत के दौर में ही बताया था, विगत जो 20 वर्षों में कार्य हुआ है, हम 1, 2, 3 समझौते की बात करें, परमाणु समझौते की बात करें, या वीज़ा नीति की बात करें, वीज़ा नीति में ढील की बात करें, या हम प्रवासियों को लेकर या सांस्कृतिक विरासत को लेकर भारत विदेशी नीति जो है, विदेशी नीति अमेरिका की, उसमें बदलाव की बात करें, पर्व त्योहारों को अमेरिकी व्हाइट हाउस में मनाने की प्रवृत्ति में बदलाव की बात करें, तो हमारे रिश्ते बेहतर हुए दोनों देश। इन सारे संदर्भ को आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ से पीटी फैक्ट बहुत मिलेगा। देखिए क्या हुआ है कि सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का इतिहास है। 17 बार सर्वसम्मति से चुने गए हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसमें यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आपको यहाँ लिस्ट से याद रखनी है। 17 बार अभी तक हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव इस बार हुआ है, तो इस बार आपको आम सहमति से क्या होता है, नहीं होता। आज़ादी से भी पहले हुए 6 बार चुनाव, जिसमें 2 वोटों के अंतर से विट्ठल भाई पटेल ने जीता था चुनाव। नंदलाल को पछाड़ कर अध्यक्ष बने थे याकूब। इसी तरह 4वीं विधानसभा में अध्यक्ष बने थे रहमतुल्ला। तो आपको डाटा फैक्ट की कमी नहीं दी गई, ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, 18वीं लोकसभा सत्र कब से आयोजित होगी। तो लोकसभा सत्र कब से आयोजित होगी, तो आपको 24 जून याद रखना है। परंपरा के अनुसार क्या होता है, इस दिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे, क्योंकि वह नेता होंगे, सदन के नेता हैं, इसलिए। अब ध्यान रखिएगा, लोकसभा सबसे वरिष्ठ सदस्य क्या होंगे, वरिष्ठ सदस्य आपको जो नेता के 1 सेकेंड, जो नेता के जो उनको अस्थायी सदस्य बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद जिसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, उसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। उसी के समक्ष सभी सदस्य लेंगे और उसके लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। यही प्रक्रिया होती है। अब मुझे यह पीटी फैक्ट में बताइएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है।
किया गया। पीटी फैक्ट बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे आपको याद रख लेना, कम से कम याद रखना, पहला याद रखना, पाँचवा याद रखना, 10वां याद रखना है और आपको 15वां, 16वां, 17वां याद रखना है। कम से कम ये तो याद रखना है, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष मीरा, कोई महिला बनी थी मीरा कुमार, ये आपको याद रखना। दूसरा याद रखना कौन है राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बने थे, पीएम संगमा। इस प्रकार से कुछ पीटी फैक्ट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और भी आपको पीटी फैक्ट याद रखना है, जैसे कि 52 सांसद इस बार तीसरी बार लोकसभा सदस्य बनेंगे। तो कितने 52 सांसद, आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। वहीं 8वीं बार शपथ लेंगे 2 लोग, जैसे 8वीं बार लोकसभा सदस्यता लेंगे कौन, कितने लोग, केवल 2 लोग। तो इससे आपको डाटा फैक्ट याद रखना। जैसे हम 18वीं लोकसभा सत्र के पहले निर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण होगा, फिर आपका अनुभव लगातार साझा होगी। अब यहाँ पर 52 सदस्य जो है ना 3 बार जीत कर आएंगे लगातार। तो इस तरीके से आपको डाटा फैक्ट याद रखना है। और 11वीं लोकसभा के सांसद रहे, 8वीं बार शपथ लेंगे। उनका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा कि सांसद वीरेंद्र कुमार नाम लिया जा सकता है। खास तौर पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें डाटा फैक्ट दी गई है जिसको आप लोग क्या करिएगा। 35 सांसद है, चौथी बार क्या लेंगे, चौथी बार आपको शपथ लेंगे। तीसरे कार्यकाल के साथ शपथ 73 सांसदों लेंगे। ये सब डाटा फैक्ट दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से आपको कुछ डाटा फैक्ट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि देखिए पीटी में आएगा कि नहीं आएगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे ना, जहाँ पर लोकतंत्र में सहभागिता की बात करेंगे जनप्रतिनिधि के संदर्भ में, तो इन डाटा का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अब यह इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, लगातार हम बात करते हैं भारतीय बैंकों में सुधार की बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बैंकिंग क्षेत्र भारत का, उसका दबदबा किसका पड़ा है, भारतीय बैंक में, जो सरकारी बैंक है उसका। अब हम एक और देश को निजी क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों छू रहा है, वही भारत बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी बैंकों का दबदबा कायम है। देश में सबसे बड़े जो बैंक है एसबीआई एक ताज़ा रिपोर्ट जारी करता है जिसके अनुसार बाजार हिस्सेदारी बैंक शाखाओं और एटीएम के मामले में सरकारी बैंकों में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो एसबीआई की रिपोर्ट में कुछ बातें की गई। एटीएम का संचालन में सरकारी बैंक कितना है, 63%। अगर निजी बैंक की बात करें 35%। जमा की हिस्सेदारी में 59% सरकारी बैंक में जमा होती है पैसे और 32% जो है निजी बैंकों में बात होती है। 2 तरीके से समझने की आवश्यकता है। यहाँ 2 कारक आपको समझने होंगे जिसमें हम सरकारी बैंक की बात करेंगे या निजी बैंक की बात करेंगे, है ना। निजी बैंक की बात करें तो ध्यान रखिएगा सरकारी बैंक को अपने शक्तियों को क्या करना होगा, कम करना होगा। सरकार को व्यापक रूप से यह लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी, सेवा आपूर्ति को तीव्र करना है। साथ ही निजी क्षेत्र को व्यापक आधार देना होगा कि हम पहुंच को स्थापित कर पाए और दोनों क्या मिलकर एक सेवा आपूर्ति की श्रृंखला कायम कर सके। इसी से उद्देश्य क्या होगा, पूर्ति होगा लोगों का। अब नए क्रेडिट कार्ड अगर बनाना, उसमें सरकारी बैंकों का 54% हिस्सेदारी, 37% प्राइवेट बैंकों का, और अन्य का अलग अलग डाटा है। तो इसमें से आप घटा लीजिएगा, जितना होगा अन्य चला जाएगा। ठीक है ना। अब है सरकारी बैंकों को संचालन दक्षता दर कितना है, 82.2, वहीं 79.5 निजी बैंकों का संचालन दक्षता दर है। अब यह डाटा किस तरीके से आया है मुझे नहीं पता है, पर जहाँ तक पर्सनल अगर हम बात करें, इंटरफेस की बात करें, दक्षता की बात करें, जब आप किसी बैंक के ऑफिस में जाते हैं तो आपको कार्यशैली से समझ में आती है उसकी दक्षता क्या है, कार्यशैली उसकी कैसी है, कार्यशैली कार्य करने के कितनी तीव्रता है, उससे दक्षता समझ में आता है। और दक्षता को केवल क्षमता के आधार पर कि हाँ बैंक के आधार पर, उसके बैंक बैलेंस के आधार पर या इसका कुल टर्नओवर के आधार पर दक्षता तय किया होगा, तो इससे हम अलग बात रख सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दक्षता में हमें निजी बैंकों को और भी बेहतर करने की आवश्यकता होगी। अब इस सभी मानकों पर एसबीआई है शीर्ष पर। अन्य देश बातें करें, देश में बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्रों बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसी बातें की गई। पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उभार देश में बैंकिंग क्षेत्रों की विविधता प्रदान करता है। 10% बड़ा एनबीएफसी क्षेत्र जो है आपको गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिससे कहते हैं हम लोग। एसबीआई की रिपोर्ट जो 2022 में थे, यह वृद्धि दर 10% से हो रही है। आकार लगातार 3% गिरावट आई। इस दौरान वैश्विक जो एनबीएफसी जो
बैंक होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनकी गिरावट 3% आई थी। अमेरिका ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा यह बाज़ार है किस प्रकार का, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का। तो इस प्रकार से डाटा फैक्ट आपको मिलता है। अब यह क्यों डाटा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की आवश्यकता। जब वित्तीय समावेशन की बात की जाएगी ना, वित्तीय समावेशन की बात की जाएगी, तो जब हम बात करेंगे नेगेटिव वाली पार्ट में ना कि क्या का काम करना जिससे वित्तीय समावेशन और भी व्यापक हो, लोगों तक अधिक पहुंच हो, तो इसके डाटा को प्रयोग आप कर सकते हैं कि सरकारी बैंकों के कार्यभार से कम करना चाहिए, जिसमें निजी जो सहभागिता है उसको बढ़ाना चाहिए। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उसकी भूमिका को और भी सुनिश्चित करने की चाहिए। पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी भूमिका को वृद्धि करनी होगी। तो इस प्रकार से वित्तीय समावेशन हम कर पाएंगे व्यापक तरीके से, प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकों की पहुंच को स्थापित कर पाएंगे, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, आप सेवा की आपूर्ति बेहतर कर पाएंगे, सेवा की आपूर्ति क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इस चीज़ को समझिएगा, क्लियर है। तो चलिए इस डाटा फैक्ट को आप यूज़ कीजिएगा जहाँ उपयोग होगा। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको भारत परमाणु के संदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र में चीन ने अमेरिका को 15 वर्ष पीछे छोड़ा है, उससे ज़्यादा इतर है कि भारत में क्या स्थिति है, क्योंकि भारत से लगातार आपको प्रश्न पूछे जाते हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की हम बात कर लें। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको। चीन इस समय उच्च तकनीक वाले 27 रिएक्टरों के निर्माण का कार्य चल रहा है। अब यहाँ पर बातें की जा रही है 2024 तक शुरू होगा परमाणु। जॉर्जिया प्रांत में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2023 और 24 में शुरू होंगे। ये सब डाटा फैक्ट आप कलेक्ट कीजिएगा। हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब इस तरीके ऊर्जा क्षेत्र आवश्यकता बढ़ती है ना, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमता निर्माण होता है ना, क्षमता निर्माण करता है, तो देखिए क्या क्या लाभ होता है। पहला तो जो हमारा निर्माण क्षेत्र है वो व्यापक होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ऊर्जा ऐसा पार्ट है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी बेहतर हो, तो हम और भी नवाचारी तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम कम मूल्य पर अर्थात 1 रुपया मूल्य से हम 1000 आउटपुट निकाल सकते हैं, 1000 रुपये का। तो हम इनपुट आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा मांग आम नागरिकों का है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उसको भी व्यापक आधार दिया जा सकता है। इसलिए किसी देश की ऊर्जा आवश्यकता एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम यूँ कहें कि बिना ऊर्जा की मानवीय कल्पना करना असंभव है। जब हम बात करते हैं अल्प विकसित देशों की, विकासशील देशों की और विकसित देशों का, तो उसमें ऊर्जा एक व्यापक क्या कर सकते हैं पक्ष होता है, जिसमें हम इस पक्ष को बेहतर जितना करेंगे तकनीक उतना बेहतर करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, हम किसी देश का अगर हम आकलन करते थे कि वो विकसित अल्प विकसित कैसे है, अल्प विकसित है, विकासशील है या क्या है विकसित है, तो पहले क्या किया जाता था कि हम उसके डॉलर के हिसाब से आकलन करते थे, उसकी आवश्यकता के अनुसार और ज़रूरत के आधार पर। उसके बैंक जो कुल नेटवर्थ जो होता है देश का, जीडीपी होता है, उस पर हम बात करते थे। पर ना, जब एक बदलाव देखा गया, जब इस तरीके से लोग आंकड़ों का प्रबंधन करने लगे और विकासशील देश स्वयं को विकसित कहने लगे, तो एक कॉन्सेप्ट चलाया गया, नासा के द्वारा एक चित्र लिया जाने लगा, जिसमें आपको याद होगा भारत के एक खूबसूरत चित्र दिखाया गया था, जिसमें ऊर्जा आवश्यकता कैसे पूर्ति की जा रही है रात में, जिस देश में सबसे ज़्यादा लाइट जल रहा होगा, आपको आवश्यकता जिस देश में अधिक लाइट जल रहे होंगे, ऊर्जा अधिक खपत हो रही होगी, तो वो विकसित देश की श्रेणी में रहा होगा। उससे कम जितना ऊर्जा खपत हो रहा होगा वो विकासशील में जाएगा। सबसे कम डिमडिमनाएगा 200-400 किलोमीटर के रेंज में 1-2 लाइट जल रहा होगा, वो अल्प विकसित श्रेणी। तो ऊर्जा आवश्यकता किसी देश की विकासशील, अल्प विकसित और विकसित देशों की श्रेणी का निर्धारण का कारक बन गया। तो यह इम्पॉर्टेंट आप देखिएगा। पहले आप इस प्रकार के मैप नहीं देखते होंगे, रिलीज़ किया गया हाल ही में। आपको देखिए अभी कल ही बकरीद था,
तो काबा का जो था वहाँ का फ़ोटो भेजा गया था, तो कैसे वहाँ पर लाइटिंग किया गया था। तो देखिए इससे क्या होता है कि हम ऊर्जा जितनी खपत हो रही होगी अर्थात वहाँ का क्षेत्र उतना विकसित माना जाएगा। यही चीज़ें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता होगी। चलिए हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत इसमें क्या है। तो देखिए भारत का लक्ष्य है ना 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो विद्युत उत्पादन क्षमता को मौजूदा 42% बढ़ाकर 50% करना। जो गैर जीवाश्म ईंधन आपूर्ति होती है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, उसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र जो निजी निवेश का समावेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे देश के अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, अब हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो 440 बिलियन रुपया अर्थात $5.3 बिलियन के निवेश के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर, अदानी पावर, वेदांता लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता वार्ता कर रही है भारत सरकार। तो ध्यान रखिएगा, हम और भी बेहतर तकनीक ऊर्जा आपूर्ति कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट बात करें, भारत का लक्ष्य है इस निवेश के माध्यम से 2040 तक लगभग 11,000 मेगावाट नवीकरणीय परमाणु ऊर्जा क्षमता जोड़ना। अर्थात निजी क्षेत्रों से हम कितना प्राप्त कर सकेंगे, 11,000 मेगावाट। अगर हम फरवरी 2024 के आंकड़े को देखें तो ध्यान रखिएगा, हम कुछ बातें देखेंगे। इससे पहल में भारत ऊर्जा मिशन को विविधता लाएगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी अगर हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर हम बात करें 7 फरवरी 2024 के आंकड़ा जो PIB में दर्शाया गया था, तो वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक जो वर्तमान में 7480 मेगावाट है, वो 31-34 तक कितना हो जाएगा, 2280 मेगावाट हो जाएगा, जिसमें हम 40 तक निजी क्षेत्रों से इतना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए 2280 मेगावाट हो जाएगा तो हम ऊर्जा क्षमता को और भी बेहतर कर पाएंगे। अगर हम इसके इतर बात करें तो भारत का ऊर्जा क्षमता है क्या, सबसे पहले इसे समझिएगा। हम क्यों परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्यों हम निजी सहभागिता की बात करें, क्यों हम इतना मेगावाट लाने की क्षमता की बात करें, तो आपको समझने की आवश्यकता होगी परमाणु ऊर्जा लक्ष्य है क्या भारत की। तो इसे समझिएगा, शुद्ध कार्बन जो है उत्सर्जन भारत का लक्ष्य है 2070 तक शून्य करना। जो आपको कोप किस सम्मेलन में किया गया था, कोप के किस बैठक में किया गया था और कब किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, इसे ऊर्जा लक्ष्य को क्या नाम दिया गया था, जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की बात की गई थी, नाम इसका क्या, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट सेक्शन में नए पुराने सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिएगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हम बात करें तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 50% विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना, जो इसकी बात मैंने किया था पहले, क्या 50% ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना। नेक्स्ट की बात करें गैर जीवाश्म ऊर्जा जो है, गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा से भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को डेवलप करना। अब इसके अतिरिक्त बात करें हरित हाइड्रोजन से क्या लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक भारत 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत का लक्ष्य ऊर्जा लक्ष्य में इन क्षेत्रों में CO2 उत्सर्जन की बात करें तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक CO2 उत्पादन 1 बिलियन टन तक कम करना। तो इस तरीके से हम ऊर्जा उत्पादकता को, गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसी के साथ कि आपको और भी क्या भारत के द्वारा किया गया, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत में वर्तमान में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालन कर रहा है। हम फरवरी 2024 के आंकड़े के आधार पर बोल रहे हैं। कुल क्षमता 6.1 गीगावाट है। तो 1 गीगावाट बराबर कितना मेगावाट होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 गीगावाट बराबर कितना मेगावाट, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए आगे हम बात करेंगे जिसका देश के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 3% का योगदान है। अगर हम मैप में बात करें तो कहाँ कहाँ आपको यूपी में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ आपको है, आपको सभी जगह ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ आपको परमाणु ऊर्जा क्षमता, हम नरोरा की बात करते हैं यूपी में, आपको यहाँ पर हरियाणा में है, गोरखपुर यूपी में है, आपको इसी तरह चुटका, भीमपुर, आपको सारे मैप, आपको किस किस राज्य में कौन कौन से मैप में है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित किया गया है। तो इस मैप के माध्यम से आप देख के बता सकते हैं। बहुत इजी मैप है, इतना बेहतर नहीं दिया जा सकता है कुछ। चलिए ध्यान रखिएगा। अब हम इसके अतिरिक्त
अतिरिक्त 11 परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है, अर्थात 22 पहले से है और 11 निर्माणाधीन है। तो हम लोग 33 परमाणु रिएक्टर वाले देश हो जाएंगे कुछ ही सालों में। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग चीन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इससे रूसी तकनीक पर आधारित, अब ध्यान रखिए 11 जो मेगावाट क्षमता होगी, जिनका कुल क्षमता कितना रखा गया है 8700 मेगावाट वृद्धि करना। अब इसमें रूसी तकनीक पर आधारित एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिगेड रिएक्टर जो और 4 दाबित युक्त भारी जल रिएक्टर शामिल है। अब सरकार 2031 तक क्या करेगी, क्षमता विस्तार करेगी और जल रिएक्टर जो मंजूरी दी जिसमें 700 मेगावाट क्षमता होगी। हम कहीं बात करें इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें करनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा का विषय जो भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के द्वारा शासित होता है। सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, जो परमाणु ऊर्जा है किस एक्ट के माध्यम से शासित होता है। यह भारत सरकार परमाणु सुविधा के विकास, संचालन और प्रबंधन सेवा मुक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात कुल मिलाकर 1962 का अधिनियम महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए। अब हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं, कि एक पैनल गठित की गई जिसमें भारत सरकार से भारत में परमाणु क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अनुमति की अनुशंसा की थी। हालांकि अभी इसमें FDI अनुमति नहीं दी गई है, पर कुछ पार्ट में अनुमति है। जैसे अब ध्यान रखिएगा, भारत की संकेतित जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को रोक लगाती है, अर्थात यह जो एक्ट बनाया गया यह रोक लगाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए परमाणु उपकरण पार्ट पुर्जों के लिए निर्माण के लिए उद्योग में FDI पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम तकनीक पर उत्पादन पर रोक लगाए हुए हैं। पर कल पुर्जों को लेकर मान लीजिए एक ब्रिगेड आपको बोलाया क्या इसको बनाया जा रहा है मशीन, जिसमें आपको पानी गर्म करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसमें गर्म दाबित जल बोला जाता है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए इस कंटेनर की आवश्यकता होगी तो हम कंटेनर को ले सकते हैं। इसके लिए FDI निवेश को छूट दी गई है, किसी कल पुर्जे के लिए हम कर सकते हैं। क्लियर है। पर परमाणु ऊर्जा निर्माण की बात की जाए, पूरा सेटअप लगाने की बात की जाए, उसके लिए केवल सरकार ही शासित है। चलिए, इसके अतिरिक्त हम बात करें तो आप लोग को यह वीडियो YouTube पर बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए 1 रुपया पेड नहीं करना, बस YouTube देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। पर आपको की पॉइंट प्राप्त करना है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट और वीकली टेस्ट में क्या लेना है, भाग लेना है, जिसका आपको एनालिसिस भी इस संडे से कराया जाएगा। तो आपको केवल 599 रुपया प्लस टैक्स जो 614 रुपया अप्रोक्स आता है, आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ प्राप्त होगी। जिनको चाहिए ज़रूर परचेज कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। एक स्वीडिश थिंक टैंक है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई जिसमें परमाणु कुल कितने देशों में परमाणु क्षमता है, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें यह डाटा आपको काम देगा। रूस में सबसे अधिक है 4380 परमाणु हथियार है, अमेरिका में 3708, चीन में 500, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90, उत्तर कोरिया 50। तो ये डाटा ज़रूर आपको याद रखना है। अगर हम जनवरी 2024 के अनुमानित आंकड़े पर रखें तो लगभग 12,121 युद्धक उपकरणों के कुल वैश्विक भंडार में से लगभग 95-85 संभावित उपयोग के सैन्य भंडार में से है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि हम किस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, हम शस्त्र छोड़ने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हकीकत यह है कि हम यह सब कर नहीं पाते। और हमारा क्या है कि हम अभी भी ढाक के 3 पात बने हुए हैं कि हम अंधाधुंध परमाणु हथियारों का, इसकी भरपाई आप क्षति समझ सकते हैं कि जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरा था परमाणु हथियारों का, तो उसकी स्थिति क्या थी। जो उस समय गिरा था उससे 1000 टाइम गुना अधिक शक्तिशाली वर्तमान के परमाणु हथियार है। तो हम किस दौर से गुजर रहे हैं आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए पीटी फैक्ट में मुझे बताइएगा, हिरोशिमा में जो बम गिरा था उसका नाम क्या था, नागासाकी में जो बम गिरा था उसका नाम क्या था, दोनों के डेट क्या क्या थे। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये सब पीटी फैक्ट है, आप खुद से कर सकते हैं। अब यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके कुछ नियम है, कुछ फैक्ट है, उसको निकाल लेना है। जैसे पर्यावरण बचाने के लिए सख्त नियमों का दरकार है। मैं लगातार कुछ वर्षों से यह बात बोल रहा हूँ ना
कि 2100 जब ईस्वी आएगा, वर्ष आएगा, तो भारत के साथ साथ विश्व के सभी देशों को यह सोचना होगा कि क्या पृथ्वी पर मानवीय बसावट जरूरी है, किस प्रकार से इसे जिंदा रखा जा सकता है। नहीं तो जुरासिक युग में जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, तो हम उस स्थिति में आएंगे, हम लोग भी धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की गर्मी, इस प्रकार के प्राकृतिक दोहन, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जिसके आधार पर हम क्या हो रहे हैं, हमें स्वयं ही प्रश्न चिन्ह हो रहा है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? केवल एक सख्त जो नियम है उसको प्रतिबद्ध रूप से लागू करके और नज़ीर पेश करने वाले नियम बनाने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें मजबूत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, भारत के बारे में सारी चर्चा हो रही है कि कई कानूनों के तहत प्रदूषण नियंत्रण का काम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली में कमी रहती है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं होता, पैसा नहीं होता, जरूरी उपकरण नहीं होते। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 5 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट देता है, जिसमें सभी जो आपको स्टेट नियंत्रण बोर्ड है, राज्य प्रदूषण आपको नियंत्रण बोर्ड, उसके लिए स्वीकृत पदों में से आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में तो यह खाली पद 60% से भी अधिक है। कहने का मतलब यहाँ सभी हमाम में सभी नंगे पड़े हैं, बस बात करते हैं, सभी देश बात करते हैं, राज्य बात करते हैं, हमें प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही है उसको कम करना, प्राकृतिक जो बार बार गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही, बरसात हो रही है, अतिरिक्त क्षमता दिख रही है, उसके लिए कम करना, पर बेसिक नीड्स जो है वही पूर्ति नहीं करना है। कर्मचारी होगा तो ही तो व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करवा पाएगा, कर्मचारी होगा तभी तो व्यवस्थाओं को संचालित करवा पाएगा, कर्मचारी होगा तभी तो ग्राउंड लेवल पर जाकर समस्याओं का निदान व्यक्ति विशेष का कर पाएगा। यह समझने की आवश्यकता। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2022 में एक वार्षिक रिपोर्ट देता है, जिसके अनुसार स्वीकृत पद जो था कारखाना निगरानी के लिए 1,11,928 कारखाना निगरानी के लिए मात्र कितना स्वीकृत पद है? 829 पद है, जिसमें सिर्फ 505 भरे गए। तो अर्थात 505 कर्मचारियों में से सिर्फ 315 ही तकनीकी विशेषज्ञ है, बाकी जो है विशेषज्ञ नहीं है। यानी हर एक विशेषज्ञ पर 355 कारखाना की निगरानी करनी पड़ती है। अब वो 365 दिन की बात हो रही है, 365 दिन में एक साल में होता है। अगर वो पर डे के हिसाब से भी चले ना, तो छुट्टियां छोड़ दी जाए और भी चीज़ें छोड़ दी जाए, तो क्या कोई व्यक्ति विशेष व्यापक स्तर पर निगरानी कर पाएगा? अब इसे समझने की आवश्यकता। सही आंकड़े न देना भी एक वजह है। हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट 2017 में जो राज्य नियंत्रण जो बोर्ड था, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और जो प्रदूषण नियंत्रण समिति जो PCC होती है, आदेश दिया था कि आंकड़ों को सार्वजनिक करें, लेकिन अभी भी 9 जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और जो प्रदूषण नियंत्रण समिति है, इसका आदेश का पालन नहीं किया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार जो राज्य प्रदूषण आपको नियंत्रण बोर्ड है और जो समिति बनाई गई है, उसने अपनी सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए था। ये सब बातें की। पर्यावरण अनुकूल अधिसूचना नहीं हो पाते, सभी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करे, तो इसके लिए हम कुल जो प्रदूषण 22% है देश का, वो कम करे। सीमेंट, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योगों को स्थिति को और भी बेहतर किया जा सकता है। हम जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, नए नए नवाचारों को नहीं लाएंगे, तो इन तकनीकों को कहीं कम पाने में अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हमें बेहतर करना, उद्योगों को चिमनी की मार स्तर को कम करना होगा, इस तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए। उसको नए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया जा सकते हैं, उसमें जाली लगाई जा सकती है, फिल्टर लगाया जा सकता है। दूसरा, पत्थर तोड़ने वाले मशीन, खनिज पीसने वाले कारखाने, ईंट भट्ठे प्रदूषण बड़े स्रोत होते हैं, इसको भी बेहतर प्रबंधन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर हमें प्रबंधन पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, क्रियान्वयन पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, इनको समझने की जरूरत होगी। अगर हम बात करें, देखिए भारत ने बदले अपने तिब्बती नीति, तो यहाँ पर एक लेख आया है जिसमें बात की अमेरिकी संसद द्वारा तिब्बत और चीन से जुड़ा नया विधेयक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तिब्बत के मुद्दे के एक नई और सार्थक दिशा दे सकता है। तिब्बत चीन विवाद को 2024
जो अभी तक सुलझाने के लिए प्रोत्साहन संबंधी कानून था, अब केवल अमेरिकी राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने शेष है। तो ये सब जो मामला आया उससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। अगर हम बात करें कि जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, जैसे कि मध्य एशिया उच्च पर्वत श्रेणियों में कुनलुन हिमालय के मध्य स्थित 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो ऐतिहासिक वृत्तांत लगभग 7वीं सदी से है। हम इसी के सिल्क रोड की बात करते थे, इन्हीं गलियारों से होकर गुजरता था। तिब्बत की पठार को विश्व का मीनार भी कहा जाता है। तो आपको याद होगा 8वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रारंभ हुआ और 1013 ईस्वी में नेपाल के से धर्मपाल और अन्य बौद्ध विद्वान तिब्बत गए और 1042 ईस्वी में 31 दीपांकर जो श्री ज्ञान और श्री विवेक विलैया तिब्बत पहुँचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शाक वंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और मंगोलों का अंत 1720 में चीन के मांचू प्रशासन के द्वारा हुआ। अब यही आगे बढ़ के चलता तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। वहीं यह सत्ता स्थापित करनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, गोरखों ने जो गोरखों का युद्ध हुआ और उसके पैर नहीं जम पाई और वहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है, इसके परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में तिब्बत अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थिर रखी थी। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब है जब हम 1899 की बात करें तब तक की, है ना। आपको ध्यान रखिएगा कि इसी बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने सिक्किम और अंग्रेज़ों का आधिपत्य जमा लिया और 1906 की बात हो रही है। इसमें तिब्बत के चीन ने अपना अधिकार किया। पहला अधिकार कब हुआ था? 1906-07 में। यहीं से स्टार्ट प्रारंभ होता है। चीन का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, चीन को चीनीकरण करने की तिब्बत को चीनीकरण करने की प्रारंभ हुई। यांगकुट गोडसे जो गरकोट और चौकियां स्थापित की गई यहाँ पर। 1912 में चीन के मांचू शासन का अंत होने के बाद तिब्बत ने अपने पुनः स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया 1912 में। 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई और भारत का प्रतिनिधि कौन हुआ होगा उस समय? ब्रिटिश प्रशासक हुए होंगे, ब्रिटिश शासक हुए होंगे, जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को 2 भागों में बांटा गया, पहला पूर्वी और पश्चिमी। अब इसमें बात की गई थी पूर्वी भाग में, जिसमें वर्तमान चीन के चिंगहोई और सुचियान प्रांत शामिल थे। अंतर्वर्ती तिब्बत, इनर तिब्बतीय था इसे कहा गया, और पश्चिमी भाग में जो बौद्ध धर्मनुयायी शासक लामा के हाथ में रहा उसे बाह्य तिब्बत, आउटर तिब्बत कहा गया। अब यह तिब्बत का जो वर्गीकरण किया गया इसे वर्तमान में चीन नहीं मानता है। हालांकि इसके समय 1912 की बात हो रही है। 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत, यह भारत के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रिटिश शासक जो उस समय थे, तत्कालीन ब्रिटिश शासक, उसके द्वारा शामिल हुआ था। यह अर्काइव में इसके समझौते। फिर भी चीन अपनी बातें करता और वैश्विक पंगुता की स्थिति देखिए कि यूएन जैसी संस्था जब बनी और उसके बाद जब काम करने लगी तो क्या हुआ 1912 के बाद से, ध्यान रखिएगा, जब 1945 की बात होती है, बस तिब्बत को चीन के साथ होता हुआ दिख रहा है। हम विश्व में ऐसी अलग स्थिति देखते हैं जहाँ पर कोई देश, एक स्वतंत्र देश, साम्राज्य को अपनी ओर मिला लिया और वैश्विक समुदाय मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। अभी ध्यान रखिएगा 1933 में 13वें दलाई लामा की मृत्यु के बाद बाह्य तिब्बत धीरे धीरे चीनी घेरे में आने लगा। जो आउटर तिब्बत था वो चीनी घेरे में कब आने? 1933 में। अब चीनी भूमि पर लालित पालित जो 14वें दलाई लामा थे 1940 में शासन भार संभाला और इसके बाद और स्थितियाँ बिगड़ी। तो कुल मिलाकर वर्तमान में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में क्या है? चीन पर कब्जा है, तिब्बत पर कब्जा है चीन का। तो इस कुछ अशुद्धियाँ हो रही हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हीट है इसके वजह से, है ना, तो थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं है। अब ध्यान रखिएगा जो वर्तमान स्थिति है तो भारत को भी अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता होगी। देखिए पहले जो था आपको बफर स्टेट हमारा नेपाल हुआ करता था, तिब्बत हुआ करता था, तब हम चीन के साथ हम आते थे। यही बातें की गई है। द तिब्बतीय ऑथोरिटियल जो रीजन है आपको यहाँ देखने की आवश्यकता होगी। अब देखिए इस मैप में क्या कहा गया है। इस मैप के अतिरिक्त हम जब बात करते हैं यहाँ पर कि
तो यहाँ देखिए बात हो रही है दलाई लामा और चीनी सरकार को बीच बातचीत के जरिए परस्पर विवाद सुलझाने की बात कर रहा। सहयोग दोस्ताना कदम जैसा लगता है, लेकिन इसकी भाषा में समझ आता है कि यह तिब्बत के 73 साल चले आ रहे क्या है चीनी उपनिवेशवाद के कब्जे से मुक्ति दिलाने के अभियान की घोषणा है। ऐसा प्रतीत होता है, पर क्या यह संभव हो पाएगा, इसे समझने की आवश्यकता होगी। अगर हम अमेरिका की इस नई पहल में भारत जैसी उन एशियाई देशों के लिए भी नई संभावनाओं को द्वार खोल देता है, आसार बना देता है, जिनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिक हितों की पर तिब्बत की चीनी कब्जे के बाद खतरे। हमारा देखिए 3200 से ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको यह भारत और चीन का जो यह क्षेत्र है आपको देखने को मिलता है, सीमा साझा करता है, जिसे LAC लाइन एक्चुअल हम लोग कंट्रोल कहते हैं, उसमें बात होती है। अब अमेरिका की राजनीति में भले ही रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो फाड़े अर्थात दो ध्रुव है, मगर उक्त कानून को पर दोनों दलों के सर्वसम्मति से भाव दिया गया। इसलिए दोनों दलों ने सांसद दलाई लामा से मिलने आ रहे हैं। इस कानून में तिब्बत को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाई गई है और बातें की गई है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रवैये को चुनौती दी गई है। तिब्बत के चीन के अविभाज्य अंग बनाने, उसे जुड़े हर सवाल को चीन का आंतरिक विषय कहने तिब्बत की चर्चा मात्र के आंखें ये सब बातें की गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है यह कि जो तिब्बत का वर्तमान स्थिति, इसका समाधान ढूंढने के लिए अमेरिकी संसद में कुछ बातें हो रही हैं, जिसमें भारत क्या कर सकता है। तो भारत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को लेकर क्या कर सकता है, अपना स्टैंड ले सकता है। कुल मिलाकर बात करें हम क्या कर सकते हैं, जब धर्मशाला में हम वर्तमान दलाई लामा को शरण दिए हुए वहाँ अपनी सरकार वो चुनते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो हमें अब स्टैंड जरूर लेनी चाहिए अमेरिकी। हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में तिब्बत के समर्थन में 1959, 61 और 65 के द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर अमेरिका ने शुरुआती प्रयास किए, लेकिन फिर भी चीन के साथ जो स्थितियां बनी हुई वही वर्तमान तक बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदी के तौर पर पहले रूस के साथ होता था, वर्तमान में चीन के साथ होने लगा अमेरिकी प्रतिद्वंदी। तो समाधान ढूंढने के नए प्रयास के भारत को कूटनीतिक चालें चलने की आवश्यकता होगी। भारत के लिए तो नया अमेरिकी कानून ऐसा अवसर सिद्ध हो सकता है जिसकी कमी पिछले 70 वर्षों से खटकती आ रही है। कुल मिलाकर हम बात करें तो तिब्बत पर कब्जा जमाने वाला चीन सेनाएं भारत की सीमा तक आ पहुंची है, तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। तो ध्यान रखने वाला हम क्या करें, न केवल भारत बल्कि नेपाल और भूटान चीन की दादागिरी मुक्त हो जाएगी अगर अमेरिका इस सफल हो जाता है। इसमें सहयोग भारत जैसे और आसपास के देशों को करने की आवश्यकता होगी। अब इसके लिए कुछ भी कूटनीतिक चालें चली जा सकती है, तो वर्तमान में हम वेट करेंगे उन सारी स्थितियों का। ऐसा नहीं कि केवल हड़बड़ी में सारी चीज़ें बता दी जाए, स्पष्ट कर दी जाए। देखिए अभी रुख क्या बदलेगा, भारत की नीति क्या होगी, उन सारे तथ्यों को समझने की आवश्यकता होगी। अगर इन सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत की तिब्बत नीति क्या है। अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत तिब्बत एक अच्छी पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं आपको क्या है 3500 किलोमीटर LAC तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ, न कि चीन के साथ। अब ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जब हम वैश्विक मंचों पर बात करते हैं तो भारत को इनके संदर्भ में चर्चाएँ करनी होगी, लोकतांत्रिक रूप से बातें वार्ताएँ करनी होगी, इंटरनेशनल मीडिया पर इन सब चीज़ों को रखने की आवश्यकता होगी। अगर वर्ष 2014 की बात करें, 1914 की, तो चीनियों और तिब्बती प्रतिनिधियों ब्रिटिश भारत के साथ शिमला समझौता हस्ताक्षर जिसमें सीमाओं का आंकलन किया गया था और यह निर्धारित किया गया था। वर्ष 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया। कब किया गया था? वर्ष 1950 आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद अस्वीकार कर दोनों की विभाजितकारी नीतियाँ अपनाने लगी। अगर हम 54 में बात करें तो 54 में भारत ने चीन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र में मान्यता देने की सहमति हुई। तो यही जो गलतियां भारत के द्वारा वैदेशिक नीति पर होती रही, जिसका खमियाजा वर्तमान तक। आपको क्या ज़रूरी था कि हम समझौते कर लें? आपको विवादित रहना, जैसे हमारा मामला चीन के कश्मीर के साथ विवादित है UN में, वैसे ही रहने देते।
ज़रूरी नहीं था कि हम इसके लिए समझौते कर लेते। आने वाली सरकार कोई भी रही, उसके बाद इस 54 के बाद कोई भी सरकार रही, उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। भारत ने इस पर स्टैंड ले रखा है कि हम चीन के तिब्बती क्षेत्र को मान्यता दिए हुए हैं, सहमति दिए हुए। अब उसके लिए हम उपनिवेशवाद के तकनीक को भी खारिज कर दिए हैं। उपनिवेशवाद नहीं लेकर आया चीन तिब्बती क्षेत्र में, साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं कर रहा है। जैसे ही समझौता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश ने किया, इन सारे समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा जा सक रहा था। तो वर्तमान स्थिति 2024 में तो दरवाज़ा यहीं खटकता है 54 की स्थिति को देखते हुए। अगर हम बात करें वर्ष 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता और उनके लिए अनुयायी भारत आ गए। जब हम यह दूसरी गलती मानी जा सकती है, देखिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर जब आपने स्टैंड ले रखा है भारत और चीन के रिश्ते क्यों बिगड़े, 1965 का युद्ध क्यों हुआ, रीज़न उसके पीछे कहीं नहीं यही कारक एक मूल कारक माना जाए। अन्य भी कारक थे पर एक मूल कारक यह भी था। जब आप 54 में समझौते कर रखे हैं कि हम आपको स्वायत्त चीन का जो यह क्षेत्र है, तिब्बती क्षेत्र चीन का पार्ट है, हम कर चुके हैं, मान्यता दे चुके हैं, तो फिर जब 1959 में तिब्बती विद्रोह होता है तो उनके दलाई लामा को भारत आने देते हैं, उनको धर्मशाला में स्थान दिया जाता है, वो वहाँ से अपने राजनीतिक मांगों को पूरी करते हैं, अपने स्वाभिमान की मांग है। तो कोई देश आपके प्रति दो राह की स्थिति में होगा, दो नीतियों की स्थिति में हो, जो स्थिति आपको 65 में देखने को मिल गई, वर्तमान तक देखी जाती है। या तो फिर आप यह नहीं करते तो फिर ये करते, आपको नहीं मान्यता देते, जब विद्रोह होता तो इसको करते तो ज़्यादा जस्टिफिकेशन होता, यूएन में आप बेहतर स्टैंड पर होते, पर ऐसा नहीं कि आपने दोनों गलतियां कर रखी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्हें तिब्बती शरणार्थियों का आश्रय दिया और निर्वासन की स्थिति में तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद भी किए। आप एक तरफ समझौता करते, दूसरी तरफ मदद कर रहे। यही स्थिति चीन के विदेश नीति में परिवर्तन करता है और तमाम भारत को एक कटु देश के तौर पर अर्थात विरोधी देश के तौर पर देखता है। ऐसा नहीं, भारत के जब बौद्ध धर्म प्रचार चीन में हो रहे थे तो भारत और चीन के रिश्ते बेहतर होते थे। इतना बड़ा आपको विशाल साम्राज्य उससे पहले भारत पर आक्रमण नहीं किया था, उसकी लंबी इतिहास चीनी इतिहास रही है, फिर भी भारत पर कभी उसने आक्रमण, कारण यही नहीं था केवल हिमालय था, और भी कारण से हमले नहीं हुए थे। चाहता तो समुद्री मार्ग से हमला कर सकता था या सूखे के दिनों में आकर आपको हमला किया जा सकता, जैसे वर्तमान में आपको पहुंचा जा रहा है। तो यहाँ समझने की आवश्यकता हो कि नीतियाँ जब परिवर्तित होती तो परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती है। तो इसी के संदर्भ में चीज़ें आधिकारिक जो भारतीय नीति यह है कि आधिकारिक तौर पर कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता है और भारत में 1 लाख से अधिक निर्वासित के साथ तिब्बती समुदाय को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों का अधिकार नहीं होगा। पर वो क्या कर रहे हैं, दलाई लामा अपनी धर्मशाला में सरकारें चलाते हैं, चुनते हैं। तो इस प्रकार से चीन इससे प्रभावित होती है। देखिए, हमने सभी को शरण दिया, हम पारसियों को शरण दिए हैं, हमने ईसाइयों को शरण दिया है। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी, भारत में जो भी लोग आता है भारतीयकरण उसका होता है, उसके सांस्कृतिक रूप से, पर इसका आधार कोई संघवादी देश कैसे समझेगा, इसे समझने की आवश्यकता होगी। अब कार्बन उत्सर्जन में कटौती का प्रयास, यह लेख है, आप इसे जरूर देखिए, समझने। वैश्विक हम पर्यावरण संकट की बात करते हैं जिसमें सकारात्मक नकारात्मक कार्य लगातार हो रहे हैं, भारत की दशा इससे स्पष्ट हो रही है। अभी देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के मध्य दिल्ली स्थित मुख्यालय भवन को कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट दिया गया। तो आपसे पीटी फैक्ट यहाँ पूछा जा सकता है, इसे निकालिएगा। अब कार्बन न्यूट्रल दिया गया मेट्रो भवन को, यह प्रमाण पत्र कार्बन मार्केट की दुनिया में विश्व की अग्रिम सत्यापन और मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था के रूप में प्रदान किया गया। अब यह इससे क्या होगा बदलाव, इससे क्या हुआ, जो न्यूट्रल सर्टिफिकेट दिया गया उसे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मेट्रो भवन को मिला। यह सर्टिफिकेट सार्वजनिक जवाबदेही मानक जिसे 2060 के अनुरूप किए गए मानकों के कार्यों के परिणाम है कि कार्बन न्यूट्रिशन दर्शाता है कि 4 स्तरीय प्रक्रिया एक दिशा निर्देश है जिसमें जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नियंत्रण करने के लिए व्यवहार ऐसे बदलाव को प्रोत्साहित करने जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करता है, इसके लिए उन्हें क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। कार्बन तटस्थता क्या है, कार्बन न्यूट्रल क्या है, तो यह कोई भी संस्था, कंपनी, राज्य या देश कार्बन तटस्थ तब बनता है जब वो अपने कार्यकलापों के माध्यम से वातावरण में छोड़े गए कुल कार्बन को मात्रा को उनके कार्बन निम्नीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कार्य वातावरण का अवशोषित है या हटाई जाती है। अर्थात हम मान लीजिए 100 kg
100 लीटर होगा, लीटर CO2 छोड़ रहा है, तो हम 100 लीटर CO2 उसे शोषित कर लेते हैं, ऐसी तकनीक डेवलप कर लेते हैं, तो इसे कार्बन न्यूट्रल किया जाता है, अर्थात जीरो इमिशन कहा जाता है। हम जीरो CO2 छोड़ रहे हैं, कुल मिलाकर यही है। अब इसके लिए कार्य किया गया है, तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, वर्षा जल संचयन, समुचित व्यवस्था, बागवानी, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट कंटेनर, अन्य विभिन्न आयामों सकारात्मक कार्य किया गया। वहीं ऊर्जा नवीकरणीय दृष्टि से बेहतर किया गया। छतों पर रूफ टॉप लगाए गए ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके, ये सब तकनीक अपनाया गया। कुल मिलाकर बात की जाए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एवं पर्यावरण के मानकों में, तो भारत 12वां स्थान रखता है, जहां पर CO2 उत्सर्जन, अभी मैंने नाइट्रस ऑक्साइड की स्थिति में हाल ही में 2-3 दिन पहले ही नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की बात की थी, जो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख तत्व के तौर पर देखा जाता है, गैस के तौर पर देखा जाता है। तो वैश्विक स्थिति बताया, औद्योगिक स्थिति बताया गया, जो लगातार हम चर्चा करते हैं। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो हमने CO2 में COP21 में आप लोग भारत ने लक्ष्य बताया, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए हमने चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित करा। 2015 में पेरिस समझौता हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन के विभिन्न जो नकारात्मक प्रभाव उसको कम करने का प्रयास किया गया। COP26 में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन का तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है उसको सीमित करने का प्रयास किया। COP28 में जलवायु परिवर्तन जो 2023 में हुए सम्मेलन, उसके लिए वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के 3 गुना करने, ऊर्जा दक्षता को सुधार करने, वैश्विक औसत वार्षिक दर दुगना करने आदि जैसे आह्वान किए गए। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन भी किया गया ताकि हम वैश्विक रूप से सहयोग कर सके, तकनीकी डेवलपमेंट कर सके, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। तो देखने को मिलता है कि बदलते स्वरूप में भारत की प्रतिबद्धता दिख रही। मैंने ऊर्जा आवश्यकता में भी बात की, लक्ष्य कितने तक बनाए हैं। भारत ने पंचामृत या पंच तत्व आपको लक्ष्य दिया है, जिसमें विभिन्न लक्ष्य 5 लक्ष्य बताए गए विभिन्न कार्य अवधि के आधार पर। तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बात कर सकते हैं। आपको मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है, उसके लिए आपको आज मीटिंग रखी गई है 8 PM में, तो हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे उसके लिए। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए न्यूज एनालिसिस तक। जय हिंद।